वाले हैं कि आखिर में सारणी या फिर तालिका कितने तरह का होता है। और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि आपको पता है हम लोग अब टेबल को सीखने वाले हैं कि आखिर में सारणी या फिर तालिका कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो इसका जिक्र पूरे इस क्लास में होगा। ठीक है, ठीक है। सपना, सहीन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पहले सांग। रौनक हाजिर हो गए। चलिए भैया, तो आज हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं इस प्रकार से। देखो लेक्चर नंबर 2 जरूर है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पहले सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स का अपना जो चैप्टर चल रहा है अभी वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसमें से एक टाइप हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने जिक्र किया था कि आखिर में कोई भी फैक्ट, कोई भी डेटा अगर मान लीजिए लाइन बाय लाइन लिखा हुआ हो तो हम लोग बोलते हैं पाठ्य प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट में सारी बातों को लिखा गया है, पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, है ना, वो वाला बात। तो जैसे न्यूज़पेपर में बातें लिखी रहती है कि यहाँ पर ये हादसा हो गया, इतने लोगों की ये डेथ हो गई, इतने लोग घायल हैं, संख्या में लिखा रहता है ना। तो वो सब न्यूज़पेपर में जो डेटा आता है इस प्रकार से लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, उसी को बोलते हैं टेक्स्ट प्रेजेंटेशन या फिर पाठ्य प्रस्तुतिकरण। लेकिन आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, खास करके जो बिजनेस वाला पेज होता है वहां पर कुछ टेबल डायग्राम देखा होगा। तो टेबल की बातें आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। अब टेबल कितने टाइप का होता है और किन किन आधारों पर रखा जाता है, उसकी पूरा पूरा जो है यहाँ पर क्लास होने वाली है आज। तो सभी बच्चों को पता चल गया कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। खुशी, विशाल, सुंदरम, विजय, सभी को बता दो एक बार। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तुतिकरण जो है यहाँ पर हम लोगों को करना है। बट पिछली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस किए हुए थे इस चैप्टर को कि देखिए प्रस्तुतिकरण होता क्या है, इसके कितने सारे प्रकार होते हैं। तो मैंने बताया था 3 प्रकार होता है प्रस्तुतिकरण का। पाठ्य प्रस्तुतिकरण, सारणीयन के माध्यम से भी दिखाते हैं, टेबुलेशन के माध्यम से, तो टेबल वाला बात आज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में हम लोग दिखाते हैं डायग्राम के माध्यम से, जो कि अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बारीकी से एक एक चीजों को समझना है। तो आज हम लोग टेबल वाला समझेंगे कि टेबल कितने टाइप का होता है और इसकी खासियत क्या होती है, आज ही चर्चा कर लेंगे। कितने सारे भाग होते हैं टेबल के, जैसे हम लोगों का भाग इस प्रकार से देखो, एक मानव का संरचना कैसे है, हाथ है, पैर है ना, सर है, बाल है, सब कुछ है। ठीक इसी प्रकार से सारणी के भी अलग अलग अंग होते हैं, भाग होते हैं, वो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो सारणियन का क्या अर्थ होता है कल मैंने यानी कि पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया और उसकी क्या खासियत है। बट आज उसकी केवल और केवल टाइप पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा क्वेश्चन हो सकता था। तो हमने सोचा कि चलो अलग से एक प्लान करते हैं लेक्चर को और डिटेल में बात करेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग पूरी खुल करके यहाँ पर बात कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा पूछ लेना, क्योंकि जीवन में बहुत सारे आप लोग टेबल आगे देखने वाले हो। अगर कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव कॉमर्स के साथ हो चुका है तो आगे बहुत तरह के टेबल आपको देखने को नजर आते हैं। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गवर्नमेंट के जितने भी डेटा आते हैं वो भी टेबल के अंदर आता है, तो वो समझ में नहीं आता कि सरकार बताना क्या चाहती है, कहां पर कितने खर्चे हुए। अभी सरकार देखना फरवरी के अंदर फिर से बजट पेश करेगी जब, तो वहां पर हम लोग टेबल को अगर समझ नहीं पाते तो इसके पीछे का कारण क्या है आज की क्लास में डिस्कस हो जाएगा। फिर आप देखना सारे टेबल आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो यहां पर हम लोग समझेंगे सारणियन के प्रकार क्या है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ही आपको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, यहीं पर शुरुआत में हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि आखिर जो हम लोग सारणी देखेंगे उसके पीछे यही 3 आधार काम करता है, यही 3 बेस है जिसके अंदर उद्देश्य रखा गया है कि उद्देश्य के आधार पर भी सारणी बनाया जाता है, मकसद के आधार पर, है ना, ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर बोल सकते हैं। तालिका की जो है मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी। अब ओरिजिनलिटी क्या होता है, मौलिकता क्या होती है ना, इस पर डिस्कस करेंगे आगे। साथ में देखो बनावट के आधार पर, कंस्ट्रक्शंस के आधार पर देखेंगे। तो ये 3 जो आप उद्देश्य समझ रहे हैं या फिर मौलिकता समझ रहे हैं या फिर बनावट समझ रहे हैं। मौलिकता, मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनल होना। ओरिजिनल होने का मतलब क्या है, आगे बहुत गहराई से जाएंगे धीरे धीरे करके। बट यहां पर अभी समझ लो फिलहाल के लिए कि अब एक हम लोग टेबल देखेंगे उद्देश्य के आधार पर, दूसरा देखेंगे मौलिकता के आधार पर, यानी कि डेटा हमारा सही वो ओरिजिनल वाला है या नहीं है इसकी चेक करने के लिए। और फिर यहां पर बात करते हैं बनावट के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से यही 3 आधार लिए जाते हैं। तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सारणियन के जो प्रकार हैं वो कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, चैट में बताना सभी को एक बार, सभी को एक बार बताना कि हम लोग सारणियन को कितने अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, एक बार चैट में बता दीजिए सभी को।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुभी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, तो हम लोगों ने समझ लिया कि सारणियन के प्रकार हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे प्रकार जो रखे गए हैं वो कितने आधार पर हैं? 3 आधार पर रखे गए हैं। चलो, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ही जगह से सारी काम, एक ही जगह से सारा काम समझ में आ जाएगा। देखो, इतने टाइप का टेबल होता है, आज तक पहले कभी नहीं देखा होगा, है ना? आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, आज तक भी नहीं देखा होगा, अब देख रहे हो। तो इतने टाइप का टेबल होता है। सबसे पहले देखोगे, उद्देश्य के अनुसार टेबल जब बनाए जाते हैं तो वो होता है 2 प्रकार का, जिसमें कि एक होता है सामान्य सा उद्देश्य, जिसमें कि आप लोग साधारण टेबल बनाते भी हो, इस प्रकार का खंडन कर देते हैं, ठीक है। साधारण उद्देश्य के लिए टेबल बनाए जाते हैं। तो उद्देश्य के अनुसार जो इसको रखा गया है, यही उद्देश्य जो है वो अगर मान लो कोई खास उद्देश्य बन जाता है, खास उद्देश्य बन जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट मान लो जनगणना के समय में इस्तेमाल जो करती है वो यही रहता है, विशेष उद्देश्य हेतु, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग खंड बनाए जाते हैं कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, उसमें से कौन घर का मुखिया है, उस घर में कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, है ना, कितने लोगों की पिछले साल मृत्यु हो चुकी है, ये सारा डेटा रहता है। और इसीलिए जब हम किसी खास मकसद के साथ कोई टेबल बनाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, जटिल भी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपने समझ लिया है, एक होता है सामान्य उद्देश्य, एक होता है कोई खास उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। जल्दी से इसको भी चैट में बता दो, उद्देश्य के आधार पर तालिका जो है या फिर सारणी कितने टाइप का होता है। देखो भैया, आज हम लोगों को सीख करके जाने हैं, क्योंकि हम लोगों ने ठान लिया है कि हमें आज की क्लास के बाद हर एक टेबल आसानी से समझ में आएगा, पहचानना तो कम से कम जरूर आ जाएगा कि वो किस टाइप का टेबल है, और ज्यादा कुछ नहीं। अभी एनालिसिस करने के लिए आगे बहुत सारी चैप्टर हैं, माध्य माध्य का, बहुलक वगैरह बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे हम जाकर के। बट अभी बता दो, कोई आपसे सवाल करेगा कि उद्देश्य के अनुसार कितने तरह के टेबल होते हैं? 2 टाइप के टेबल होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशेष उद्देश्य। उद्देश्य के मतलब आधार पर 2 होते हैं। मौलिकता, मौलिकता मतलब होता है क्या ये डेटा हमारा जो है वो लिखा गया है वो हकीकत में है या नहीं। तो देखो, ओरिजिनल है या नहीं, तो ओरिजिनल अगर डेटा है तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल सारणी, या फिर बोल दीजिए कि ओरिजिनलिटी टेबल। जैसे कि बोलते हैं मौलिक सारणी, मतलब हकीकत में जो टेबल आपको तैयार करना होता है वो यही वाला टेबल होता है, मौलिक सारणी ही होता है। जैसे मान लो कि हम आपके गांव चले गए और ये पता करने के लिए कि आपके गांव में कितने सारे बच्चे हैं क्लास 11th में इस साल और कितने सारे बच्चे हैं क्लास 12th में इस साल, तो हम ही गए डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो हम जहां जाकर के जो डेटा कलेक्ट करके लाए हैं उसको हम जहां पर रखते हैं, जिस टेबल में रखते हैं, उस टेबल का ही नाम है मौलिक, या फिर यहां पर कह लीजिए ओरिजिनलिटी शेड्यूल, है ना। यही है ओरिजिनल टेबल, यही है मौलिक सारणी। लेकिन अगर इसी वाले सारणी से कुछ डिराइव करके लाया गया है, जैसे कि होता है ना कि इसमें पता कर लिया आपके गांव जाकर के कि आपके गांव में कितने सारे बच्चे जो है क्लास 11th में हैं और कितने सारे बच्चे क्लास 12th में हैं, ये तो हमने कलेक्ट कर लिया 11th 12th क्लास के आधार पर। लेकिन अब उसी से हम कुछ और भी डिराइव कर रहे हैं, जैसे कि क्या डिराइव कर रहे हैं, कितने में से कितने सारी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। लो, वही टेबल से ड्राइव करके हमने दूसरा टेबल बना दिया। तो ये होता है व्युत्पन्न सारणी, यानी कि डिराइव्ड टेबल। क्या ये क्लियर हुआ है? क्या ये क्लियर हुआ है? एक बार जल्दी से फिर से चैट में बता दो, तब आपको धीरे धीरे दिमाग पर अट जाएगा पूरी पूरी बातें, कि मौलिकता के अनुसार भी 2 टेबल होता है। ये वाला होता है ओरिजिनल टेबल और ये होता है डुप्लीकेट टेबल, जिसको कहते हैं कॉपी पोस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने का मतलब यहां से डेटा उठा करके यहां रख दिया वो वाला बात है ना। व्युत्पन्न मतलब होता है डिराइव्ड किया गया है, इसी से टेबल दूसरा बनाया गया, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड टेबल। बहुत ही बढ़िया, डिराइव्ड टेबल समझ में आ गया सभी को। अब बात करते हैं बनावट के आधार पर, यानी कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर। अगर मान लो सिंपल सिंपल बात करना है, मतलब खाली अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, तुलना करके बातें करना है, तो उस समय हम लोग जिक्र करते हैं सरल सारणी का। और ये सरल सारणी वही वाला है जो सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था, वही सारणी है जो कि मौलिकता के आधार पर तैयार किया गया था। लेकिन यहाँ पर आधार अलग है, यहाँ है बनावट के आधार पर। यहाँ वाला वही टेबल क्या था, मौलिकता के आधार पर, और यहाँ वाला क्या था, उद्देश्य के आधार पर, सामान्य उद्देश्य वाला। तो जो सामान्य उद्देश्य में है वही मौलिक सारणी है, वही हमारा सरल सारणी है। लिंक समझ में आ गया कहां से कैसे कौन कनेक्टेड है? ओके, अब देखेंगे कि जटिल सारणी क्या होता है। मैंने कहा ना कि अगर कोई खास मकसद के लिए तैयार कर रहे हो टेबल, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा जटिल होगा। तो जटिल सारणी अगर देखोगे बनावट के आधार पर, तो ये होता है जटिल सारणी, बनावट के आधार पर। लेकिन वही वाला सारणी अगर तुम देखोगे उद्देश्य के आधार पर है, तो है विशेष उद्देश्य के अनुसार सारणी। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया या नहीं, जरूर बता दो। और जैसे कि ये वाला लिंक है व्युत्पन्न सारणी से, ये वाला लिंक है जटिल सारणी से, समझ आ गया। मतलब जो दूसरा दूसरा वाला सब में है वो दूसरे दूसरे से लिंक होगा, और जो पहला पहला वाला था वो पहले पहले वाले से लिंक होगा। क्या सभी को क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब जो है ध्यान देने वाली बात क्या है, सर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेबल्स होते हैं, जैसे कि मान लो वर्ल्ड बैंक कोई डेटा रिसर्च करके जो है वो पब्लिश करती है, ठीक है। अब पूरी दुनिया का डेटा है भैया, इतना आसानी से तो सबको समझ में नहीं आता। हर एक देश का, वहां के हर एक मामलों का उल्लेख किया हुआ है टेबल के अंदर, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो हाँ, जितना बड़ा डेटा होगा उतना बड़ा उसमें जो हो कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनाए जाएंगे। तो इसीलिए जैसे भारत की जनसंख्या जो होती है ना, उसमें मैंने कहा टोटल जनसंख्या भी कैलकुलेट करना होता है, कितने महिलाएं देश में हैं, कितने पुरुष हैं, ये भी कैलकुलेट करना होता है। उसमें से कितने शिक्षित कितने अशिक्षित ये भी कैलकुलेट करना है। उसमें से कितने विवाहित कितने अविवाहित इसको भी कैलकुलेट करना है। तो ये सारी बातें अगर हमारी जनसंख्या के टेबल के अंदर रखा जाएगा तो डेटा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, आसानी से किसी को समझ में नहीं आएगा। किसी खास इंसान को ही समझ में आ सकता है, जैसे इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को या फिर कॉमर्स वाले बच्चों को। तो इसीलिए यहाँ पर जो है समझना है कि जटिल जो सारणी होती है वो 3 टाइप की यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग जिक्र कर रहे हैं। जो होता है बहुगुणी सारणी से पहले द्विगुणी, द्विगुणी के बाद होता है त्रिगुणी जिसमें 3 गुण स्पष्ट किए जाते हैं, जिसमें 2 गुण स्पष्ट किए जाते हैं द्विगुणी, 3 गुण स्पष्ट किए जाते हैं त्रिगुणी, और अगर बहुत सारे गुणों की बात कर रहा है 2 से ज्यादा बोल देते हैं बहुगुणी, लेकिन 3 तक देख लेना त्रिगुणी आ जाता है तो चौगुनी भी बोल सकते हैं उसके बाद भी, लेकिन 5 गुण है तो पंचगुनी भी बोल सकते हैं। लेकिन 3 से जितना ज्यादा रहता है सबको 4 गुनी और 5 गुनी नहीं करते जाते हैं ऐसे, नहीं तो बहुत 100 तक भी हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा बोल देते हैं 3 के बाद अगर जो है बहुत सारे गुण बता रहा है तो बहुगुनी अब समझ में आ गया होगा। हाँ, तो एक गुण बता रहा है तो सिंपल वाला टेबल है सामान्य उद्देश्य के लिए, या फिर बोल दीजिए सरल सारणी है एक उद्देश्य के लिए। लेकिन यही टेबल अगर 2 उद्देश्य को स्पष्ट कर रहा है, 2 चीजों को स्पष्ट कर रहा है तो द्विगुणी, 3 गुणों को स्पष्ट कर रहा है त्रिगुणी, और 3 से ज्यादा गुणों को स्पष्ट कर रहा है तो चौगुनी और पंचगुनी मत बोलना, उसको सीधा बोल देना बहुगुणी। तो एक बार जल्दी से चैट में बता दो कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड या फिर जटिल सारणी कितने टाइप की है? 3 टाइप की, द्विगुणी त्रिगुणी बहुगुणी। द्विगुणी त्रिगुणी बहुगुणी कितने टाइप की होती है? कॉम्प्लिकेटेड या फिर जटिल सारणी कितने टाइप की होती है? सभी को एक बार चैट में बता दो जटिल सारणी कितने टाइप की होती है, जटिल सारणी यानी कि कॉम्प्लेक्स टेबल कितने टाइप की होती है, सभी को एक बार बता दो फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। चलो आगे बढ़े। अब देखिए एक एक करके ध्यान पूर्वक समझेंगे, ध्यान से एक एक बातें बहुत आराम आराम से कंप्लीट करना है आपको। मैं मानता हूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ आपको देखना है, शुरुआत से समझना है। हमने कहा जनरल पर्पस के लिए, मतलब सामान्य मकसद के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए अगर टेबल बनाए जाते हैं तो वह सारणी होती है जो कि सामान्य प्रयोग के मकसद से ही केवल तैयार हुए हैं। आंकड़ों को यहाँ पर प्रस्तुत तो किया जाना है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम अंतर दिखा सकें या फिर तुलना कर सकें, बस इतना सही उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है ताकि अनुसंधानकर्ता या फिर इन्वेस्टिगेटर, जो डेटा कलेक्ट करता है ना उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, अलग अलग इकाइयों को तुरंत ढूंढ सके। और ये अधिकतर जो है वो किसी रिपोर्ट के साथ दी गई होती है, जैसे कि भारत की जनगणना के लिए भी जो रिपोर्ट बनता है साधारण वाला, उसको आप ले सकते हैं। तो ऐसी सारणियां है ये जिसमें कि मकसद सिर्फ इतना रहता है कि हम तुलना करना चाहते हैं। जैसे यूपी का है मान लो जनसंख्या, तो यूपी में कितने महिलाएं कितने पुरुष, हो गया तुलना। ऐसे ही सभी राज्यों में ऐसे ऐसे तुलना किया जाता है, फिर वहां का पता चलता है लिंगानुपात कि कितने 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कंपैरिजन होते रहता है हर एक राज्य के बीच में, तभी जाकर के फाइनली हम लोग जान पाते हैं कि अच्छा भारत में लिंगानुपात ये चल रहा है, भारत में इतने लोग शिक्षित हैं इतने लोग अशिक्षित हैं, तभी हमें पता चलता है। और ये डेटा कई बार गलत आता है क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत ही है ना गलत डेटा दे देते हैं कई बार सरकार को,
तो इसलिए ध्यान रखना। लेकिन जनगणना के अंदर जो रिपोर्ट दिखाया जाता है, अगर सिर्फ तुलना किया जा रहा है कि कितने महिलाएं कितने पुरुष, हो गया। साधारण उद्देश्य है, जनरल पर्पस के लिए टेबल बनाए गए हैं, तो ऐसा टेबल रहता है तो आप इसको रेफरेंस टेबल भी बोल सकते हो, क्योंकि रेफरेंस मतलब एक वहां से पुराना अनुभव का अंदाजा दिया जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हो। तो सामान्य उद्देश्य के लिए जो सारणी होती है उसको आप संदर्भ सारणी या फिर रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। सर ये होता किस टाइप का है, आगे दिखाएंगे आपको, हम आगे दिखा देंगे। अगर आप यहां पर समझना चाहोगे हमसे तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि देखो भैया, इस प्रकार का एक टेबल होता है, इस प्रकार का एक टेबल होता है। मैं यहां पर ग्राफ से ही दिखा देता हूं, बहुत सुंदर वाला। देखो एक ऐसा टेबल होता है और इस वाले टेबल में ज्यादा कुछ नहीं रहता, ज्यादा कुछ नहीं रहता। एक ऐसे सीधा रो रहता है और एक ऐसा सीधा कॉलम रहता है, बस हो गया। एक तरफ लिख दिया महिलाओं की संख्या, दूसरी तरफ लिख दिया पुरुषों की संख्या, हो गया तुलना। सामान्य उद्देश्य के लिए टेबल बने हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये वाला नहीं रहता। आइए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि विशेष उद्देश्य वाली सारणी। अब ये क्या है, कोई खास पर्पस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो विशेष उद्देश्य वाली सारणी वैसी सारणी होती है जो किसी खास उद्देश्य को पूरा कर रहा होता है, ठीक है, खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ये सारणियां अधिकतर जो हो छोटी होती है, इसमें से विस्तृत आंकड़े नहीं दिए जाते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के विश्लेषण के लिए परिमाण दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू नोट किया जाता है, क्योंकि खास मकसद के साथ तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की एक समरी नोट्स बन गया, ये है ना, समरी टेबल भी बोल देते हैं, इसीलिए समरी नोट्स बन गया, है ना। क्लियर है, क्लियर है बातें, जल्दी से बताना। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब बड़ी बड़ी आंकड़ों को बहुत छोटे रूप में दिखाना है, बड़ी बड़ी आंकड़ों को क्या करना है, छोटे रूप में बनाना है। जैसे आप लोग कहते हो ना सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो यही है शॉर्ट नोट्स का यहां पर तरीका डेटा वाले में, कि देखो ये कहता है कि कोई खास मकसद के लिए बनाते हैं। जैसे आप लोग खास मकसद क्या रखते हैं कि सर रिवीजन करने में आसानी हो जाए, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि जल्दी हम लोग एग्जाम के टाइम में रिकॉल या रिवीजन कर सकें। तो ठीक वैसे ही अगर गवर्नमेंट कोई डेटा यहाँ पर छोटे से जानकारी में इकट्ठा करके रखना चाहती है, तो वही वाला टेबल होता है सारांश सारणी, यानी कि समरी टेबल, या फिर कह लीजिए स्पेशल पर्पस के लिए टेबल, या फिर विशेष उद्देश्य वाली सारणी। क्लियर है ना, यानी कि बड़ी बड़ी आंकड़ों को छोटे में दिखा देना, इसी का काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मौलिकता के आधार पर आ चुके हैं। मौलिकता के अनुसार जो टेबल होता है इसमें दो टाइप का है, आपने देख लिया है पहले ही। पहला जो टाइप है ये है मौलिक, यानी कि ओरिजिनलिटी, या फिर इसको आप प्राथमिक सारणी भी बोल दीजिए। क्योंकि प्राथमिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने एग्जाम्पल दिया था कि मैं गया आपके गांव में और आपके गांव में पता किया कि कितने लड़के हैं जो कि क्लास 12th में हैं और कितने लड़के हैं जो क्लास 11th में हैं। लो, तो मैंने वहां पर गया, सीधे सीधे हम गए और वहां से डेटा को कलेक्ट करके लाए हैं। तो वैसे डेटा को हम कहाँ रखेंगे, अपना सिंपल वाला टेबल में, तो उसको बोलते हैं मौलिक सारणी। यानी कि मौलिक सारणी वैसी टेबल होती है, वैसी सारणी है जिसके आंकड़े, यहां पर मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूं, जिसके आंकड़े उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में वो असल में एकत्र किया गया था, जिस रूप में वो कलेक्ट किया गया था। हो गया, जैसे मैं गया तुम्हारा गांव और वहां से डेटा को कलेक्ट करके लाया, वही वाला एग्जांपल यहां सुटेबल होगा। चलिए इसमें भी टेबल वैसा ही बनेगा जैसे शुरुआत में मैंने दिखाया, सेम टू सेम। अब आ जाइए व्युत्पन्न सारणी के ऊपर में। सर ये वाला क्या है, ये वाला तो कहा था आपने डिराइव्ड टेबल। हाँ, डिराइव्ड टेबल मतलब जो हमने ओरिजिनल डेटा कलेक्ट किया था उसी से कुछ और एक नया टेबल बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न सारणी। यानी कि वे सारणी है, ये वैसा सारणी है जिसमें कि आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते जिस रूप में वो असल में एकत्र किया गया था, बल्कि उसे अनुपात, प्रतिशत या फिर किसी और रूप में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे मान लो कि हमने डेटा को कलेक्शन किया तुम्हारे गांव जा करके, है ना, डेटा कलेक्शन हो गया कि इस गांव में इतने जो है वो छात्र हैं जो कि क्लास 12th में हैं, इतने छात्र हैं क्लास 11th में हैं, सब कुछ स्पष्ट हो गया मुझे। लेकिन मैं उसी चीज को कैलकुलेट और अच्छे से करना चाहता हूं कि चलो बताओ कि टोटल में से कितने परसेंट लड़के हैं और टोटल 11th में जो बच्चे हैं उसमें से कितने परसेंट लड़कियां हैं या लड़के हैं। तो परसेंटेज वगैरह या फिर रेशियो वगैरह कोई चीज जानने की कोशिश ऐसे करते हैं, तो वहां पर सेम टेबल से कन्वर्ट किया गया है। मतलब जो हमने हकीकत में डेटा एकत्र किया था वो इस वाले टेबल में था और इसी टेबल से हमने क्या किया, कन्वर्ट करके एक नया सा टेबल बना दिया। ऐसा आप समझ लो, ये जल्दी समझ में आ जाता है आपको।
नया टेबल बना देने का मतलब है कि हमने अब दूसरा उद्देश्य पूरा कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। ये डेटा कलेक्शन हुआ था वो वाला टेबल है, और इसी से हम फिर नया टेबल बना रहे हैं जिसमें कि हम परसेंटेज के तौर पर दिखा सकते हैं कि टोटल लड़कों में से कितने जो है जो वो कितने 12th वाले हैं, कितने 11th वाले हैं। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज या अनुपात में बना सकते हैं। इसको मैं रहने देता हूँ, इसको रहने देते हैं, अच्छा से समझ आएगा। मैं यहाँ पर एरो डाल देता हूँ। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, सरल सारणी या फिर एक गुण वाली सारणी। सरल सारणी को एक गुण वाली सारणी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बस डिफरेंस दिखाना है दो चीजों के बीच में, ठीक है। टेबल का मेन मकसद यही है। टेबल हम लोग बनाते भी इसीलिए हैं ताकि बिल्कुल स्पष्ट हमारा जो वो तुलना हो सके, स्पष्ट रूप से तुलना हो सके। तो इसको बोलते हैं वन वे टेबल, या फिर बोल सकते हैं सिंपल टेबल, या फिर आप बोल सकते हैं यूनी, क्या बोलते हैं इसको, मैं बताऊंगा आगे आपको। कोई ऐसा एक वर्ड मेरे दिमाग में अभी आ रहा था। तो सरल सारणी ऐसी सारणी होती है जो आंकड़ों की केवल एक ही गुण को बताती है, एक ही विशेषता को बताती है, ज्यादा नहीं। जैसे सिर्फ और सिर्फ तुलना कर दिया, क्योंकि ये गुण के आधार पर रखा गया है तो गुण केवल और केवल एक ही बता रहा है। जैसे कि मान लो देश की जनसंख्या टोटल है 100, तो 100 में से कितने मेल हैं यानी कि पुरुष हैं और कितने फीमेल यानी कि महिलाएं हैं। तो सिर्फ यहाँ पर क्या किया, मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया। फिर से वही चीज कह रहे हैं, तुलना आसानी से हो रहा है दोनों में। टेबल का मकसद ही है तुलना को करना, और ये सिर्फ क्या है, एक गुण बताया कि कुल में से पुरुष कितने महिला कितने, बस एक ही गुण। इसमें से ये नहीं बताया कि पुरुष कितने शिक्षित हैं कितने अशिक्षित, इसमें से भी नहीं बताया कितने शिक्षित कितने अशिक्षित, इसमें से भी चलो शिक्षित में भी से अलग कैटेगरी बन सकता है कि ये विवाहित है या फिर अविवाहित है, ऐसे ऐसे नहीं जाना है आगे आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये एक गुण वाली सारणी, क्योंकि ये सिर्फ एक गुण बताया, वो है लिंग वाला। लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर मतलब कुछ है पुरुष और कुछ है महिला, तो इस तरीके से एक गुण के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया। अगर शिक्षा के आधार पर करता फिर से, तो यहाँ पर पुरुष में से कितने शिक्षित हैं कितने अशिक्षित हैं, तो ये तो द्विगुणी हो जाता। और अच्छा, गुण के आधार पर शिक्षित बांट दिया तो शिक्षित में से कितने कुशल हैं कितने अकुशल हैं, लो 3 गुण हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग गुणों को नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 2 गुण एक साथ में स्पष्ट हो रहे हैं। आप 2 नहीं बोल सकते, एक ही बोल सकते हैं, सिर्फ एक गुण, एक ही बोलो आप इसको। ये 2 अलग अलग टाइप हैं, गुण तो एक ही है, लिंग के आधार पर रखा गया है। चलिए आगे आते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, किस कक्षा में कितने विद्यार्थियों की संख्या है। अगर किसी कॉलेज की पूरी पूरी हमें जानकारी है तो किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे सिंपल आप लोगों ने टेबल देखा होगा कि क्लास यहाँ पर लिख दिया जाता है। मान लो कक्षा 11वीं लिख दिया गया, तो 11वीं कक्षा में कुल टोटल बच्चे कितने हैं, मान लो कि 50 बच्चे हैं, है ना। क्लास 12वीं के अंदर में कितने बच्चे हैं, बार बार कक्षा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 11वीं, और ये है रहा क्लास 12वीं। 12वीं क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, मान लीजिए कि 60 बच्चे हैं। तो यहाँ से तुलना नहीं हो गया कि 10 बच्चे ज्यादा हैं 12वीं, 12th में 10 बच्चे ज्यादा हैं और 11th में 10 बच्चे कम हैं, आसानी से तुलना हो रहा है। तो ये हो जाता है सिंपल वाला टेबल। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझ आ रही होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर मान लो कि कोई बच्चा हमने यहाँ पर ले लिया BA का, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स का, तो इसमें जो है मान लीजिए 100 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आसानी से तुलना हो पा रहा है। और सिर्फ एक गुण क्या है, गुण यहाँ पर है कि हम यहाँ पर वर्ग के अनुसार डिवाइड किए हुए हैं, सिर्फ एक ही गुण है क्लास के आधार पर। क्या हम इसमें बोले कि क्लास 11वीं में जो वो लड़कियां कितने लड़के कितने हैं, नहीं बोले, सिर्फ हमने क्लास रखा है, सिर्फ एक ही गुण यहाँ पर बताया जा रहा है। वो गुण क्या है, क्लास, कक्षा, कौन सी कक्षा में है, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, कक्षा BA, ठीक है। आगे आ जाइए। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स टेबल रहेगा थोड़ा सा, जिसमें कि द्विगुणी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा नहीं, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या कि देखो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि जब आंकड़ों को एक से ज्यादा गुणों के प्रकार को एक साथ में स्पष्ट करता है, प्रस्तुत करता है, तो प्रस्तुत किए गए गुणों के आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये होता कैसे है देख लो। सबसे पहले डबल वाला हो सकता है, जिसमें हम कहते हैं कि 2 गुण को एक साथ में स्पष्ट किया जा रहा है, उसके बाद त्रिगुणी के बाद में बताएंगे। तो ये 2 वे टेबल बोला जाता है, मतलब 2 गुण को एक साथ में एक्सप्रेस कर रहा है। तो सीधा सीधा बोलेंगे कि द्विगुणी सारणी वो सारणी होती है जिसमें आंकड़ों को सिर्फ 2 विशेषताओं या 2 गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हमने समझा दिया, मान लो यहाँ पर एक टेबल ऐसे करते हैं, अच्छा हमने रखा होगा यहाँ पर, सीधा मैं टेबल ही दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने रखा हुआ है।
जैसे यहाँ पर कक्षा के आधार पर, कक्षा क्या है, पहला गुण, ये पहला गुण हो गया। पहला गुण क्या है, क्लास। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण देखो यहाँ पर लड़के लिखा हुआ है, लड़कियां लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर एक गुण क्या है, लिंग के आधार पर अलग अलग कर दिया, है ना, मेल फीमेल अलग अलग कर दिया, समझ में आया। हाँ, तो एक तो हमने कक्षा के आधार पर रखा ही था, पहला गुण यहाँ पर स्पष्ट हो गया। दूसरा, उसमें से लड़कियां और लड़के बता दिए, तो मतलब यहाँ पर लिंग के आधार पर भिन्नता आ गई। तो दो गुणों को एक साथ में स्पष्ट किया जा रहा है, इसलिए द्विगुणी बोल देंगे। जल्दी से बताइए यहां तक, किसी को किसी भी प्रकार से डाउट है क्या, किसी भी प्रकार के डाउट है क्या, मतलब सिंपल सिंपल सी बातें, केवल टेबल के प्रकार हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, त्रिगुणी में क्या होगा सर, कैसे पता चलेगा। देखिए त्रिगुणी में क्या होता है, यहाँ पर तीन गुण एक साथ में स्पष्ट किया जाएगा, तीन विशेषताओं को एक साथ में दिखाया जाएगा। तो जब आंकड़ों को तीन विशेषताओं के आधार पर प्रकट किया जाता है, तो ऐसे में आप देखोगे तालिका 4 में हमने जो है वो एक दिखाया आपको, जैसे कि यहाँ पर देख लो, आप सीधा टेबल ही देख लो, जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हमें टेबल के प्रकार समझने हैं, इसके थ्योरी रटने नहीं है है ना। हम लोग हालांकि थ्योरी बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि जब एक गुणों को दर्शाया जाता है एक सारणी के अंदर, तो उसको बोलेंगे सरल सारणी। अगर दो गुणों में दिखाया जा रहा है तालिका के अंदर दो गुण स्पष्ट हो रहे हैं, तो द्विगुणी सारणी। अगर तीन गुण एक साथ में स्पष्ट हो रहे हैं सारणी के अंदर, तो त्रिगुणी सारणी। और तीन से ज्यादा है, बहुगुणी सारणी। समझ आ गया। ठीक है, डिफिनेशन तो सिंपल है, सिर्फ इसके टेबल के प्रकार समझने की कैसा फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट में यहाँ पर देख लो, पहले कक्षा लिखा हुआ है तो पहला गुण आ गया क्लास के आधार पर। दूसरा जो है यहाँ पर गुण आ गया था क्या, है ना, लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियां। और तीसरा गुण क्या आ गया, तीसरा गुण बताइए आप लोग, आप लोग बताइए, मैं नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरा गुण किस, कुछ ही इसमें टेबल में नजर आ रहा है, तीसरा गुण क्या होगा, इसमें से तीसरा गुण क्या होगा, गुण बताना है, ये नाम नहीं बता देना, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर नाम नहीं बताना है, इसमें से बताना है गुण, गुण कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा गुण बता रहा है। पहला गुण तो हो गया कक्षा, दूसरा हो गया लड़के लड़कियां, मतलब लिंग के आधार पर रखा गया, लिंग हो गया यहाँ पर। तीसरा कोई गुण बताइए, पहला तो हो गया कक्षा, दूसरा हो गया लिंग, तीसरा बताओ कोई, तीसरा बताओ कोई, मैं देखूं किसका ध्यान किधर है। ना 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 ना, योग तो नहीं होगा, शहर भी नहीं होगा, ठीक से सोच समझ के बताओ। डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी से, क्या बात है। ग्रामीण शहरी, नाम तो ठीक दिया, ग्रामीण शहरी तो लिखा हुआ है, हम पूछ रहे हैं गुण क्या है, गुण। ग्रामीण शहरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करो। शादी, ये क्या होता है, योग नहीं, आवास, बिल्कुल आवास बोल सकते हो। आवास जिसने बोला भाई, क्लैप है उसके लिए। आवास कि कोई कहां पर रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, क्षेत्र के आधार पर रखा गया है, क्षेत्र बोल दो, आवास बोलने की जगह पर क्षेत्र भी बोल सकते हो। तो यहां पर आवास के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्र के आधार पर रखा गया है, क्षेत्र के आधार पर है, ठीक है। क्षेत्र है एक, मतलब तीसरा गुण आ गया, पहला गुण था कक्षा, दूसरा गुण था लिंग, और तीसरा गुण आ गया यहाँ पर आवास भी बोल सकते हो समझने के लिए, बट इसको ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसको क्षेत्र बोले, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र ऐसे बोलते हैं, ग्रामीण आवास शहरी आवास नहीं बोलते, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र बोलते हैं। आवास भी आपने बोला तो बहुत सही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चले आगे। बोलचाल की भाषा में आवास बोलोगे कोई दिक्कत नहीं मानेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा, बट यहाँ पर आपको बोलना होगा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र। हम लोग पूछते ना आप किस क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। चलिए, शिक्षित अशिक्षित कहां दिख रहा है तुमको भैया, इसमें शिक्षित अशिक्षित कहीं दिखा, नहीं दिखा। अरे ऊपर में लिखा हुआ था, चोरी कर लिया था यहां से बच्चे ने, मुझे पता है ना, तो तुमने यहां से चोरी कहीं नहीं किया, तुम्हें यहां पर कुछ दिख रहा है और नहीं दिख रहा, चोरी करना भी नहीं आता तुम्हें। ऊपर में लिखा हुआ था आवास, और बच्चे ने उसी को देख करके जवाब दिया, और तुमने तो वो भी नहीं देखा। ये दूसरा गुण हो गया लिंग, लिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, आवास। तो आवास बोलना ठीक है, बट आवास से ज्यादा बढ़िया रहता है कि क्षेत्र बोल दें, ठीक है। यहां पर आप क्षेत्र बोल दो तो और बढ़िया लगेगा देखने में, आवास के स्थान पर क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, बस दो मॉडिफिकेशन बाकी है, एक ही, एक तो हो गया, एक ही बाकी है। अब हमारा सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में आता है हमारा क्या भाई, सबसे लास्ट में आता है बहुगुणी। एक मिनट,
नहीं, ये गलत हो जाएगा। जहां तो 3 या फिर 3 से ज्यादा को एक साथ में दिखाया जाता है। वैसे भी बहुओं के अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। तो जहां पर हम कह सकते हैं बहुत सारे गुण एक साथ में प्रकट किए जाते हैं, उसको बोला जाता है मैनीफोल्ड टेबल, यानी कि बहुगुणी सारणी। जैसे कि मान लो 3 या फिर 3 से ज्यादा गुणों को एक साथ में प्रकट किया जा रहा है, एक साथ में दिखाया जा रहा है ना, तो उसको हम बोल देंगे सीधा सीधा बहुगुणी सारणी, मैनीफोल्ड टेबल। ठीक है, 3 से ज्यादा रहेगा तब चौगुनी उसे बोल सकते हैं, 4 रहेगा तब, 5 रहेगा तब पंचगुनी बोल सकते हैं, 6 रहेगा 6 गुनी बोल सकते हैं, 7 रहेगा साप्ताहिक गुनी, 7 गुनी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। बट यहाँ पर 3 से ज्यादा है तो सीधा सीधा बोल देना बहुगुनी, कोई बुरा नहीं मानेगा। चौगुनी बोलती हो तब तक ठीक लगता है सुनने में, उसके बाद पेचीदा सा लगता है ना। तो इसलिए चौगुनी पंचगुनी तक ठीक है, बट यहाँ पर कोशिश करना 3 से ज्यादा है तो आप सीधा बोल दो बहुगुनी। तो इस सारणी में होता क्या है, चीजों को बहुत ही एट्रैक्टिव जो है दिखाना चाहिए, और इसको तभी आप अच्छे से बना पाओगे खास करके जब इसमें आप थोड़ा बहुत रंग वगैरह भर देते हैं। हालांकि सरकार जब दिखाती है तो रंग भर करके दिखाती है टैक्स के बारे में कि पूरा ओवरऑल टैक्स ये है, और उसमें से है ना ये है डायरेक्ट टैक्स, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस में से ये है इनकम टैक्स, ये है कॉर्पोरेट टैक्स, बड़ा सुंदर सुंदर करके दिखाती है। चलो मजाक से थोड़ा हट के बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हालांकि बात तो सच्ची यही वाली है। देखो यहाँ पर बताइए कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला गुण बताओ, सबसे पहला गुण देखो यहाँ पर लड़के लड़कियां बोल सकते हो, लिंग के आधार पर पहला आ गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, कक्षा, ये भी दूसरा गुण है। देखिए कक्षा यहाँ पर मेंशन है आपके लिए। अगर तीसरा बात करें तो ग्रामीण शहरी जो आप लोग कर रहे थे, आवास या फिर क्षेत्र बोल सकते हो, क्षेत्र बोलो ज्यादा बढ़िया लगता है सुनने में, क्षेत्र या फिर आवास बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने आवास लिखा हुआ था हालांकि, तो आप आवास बोल सकते हो इसको, क्षेत्र बोल सकते हो इसको। तो ये हो गया तीसरा गुण जो कि ग्रामीण शहरी के तौर पर बटा हुआ है। और उसके बाद वैवाहिक स्थितियां ले सकते हो या फिर और भी कुछ जोड़ सकते हो, तो यहाँ पर वैवाहिक स्थिति जोड़ा हुआ है, तो ये 4 गुण दिखा दिया। तो एक साथ में 4 गुण प्रकट हो रहे हैं, जैसे कि विवाहित अविवाहित, है ना, देख रहे हो। हाँ, अभी बहुत चीज प्रयास करेंगे आपसे लेने का जवाब, क्योंकि अभी देखो एक फ्लो में तो सब कुछ बता दिया, क्योंकि आसान आसान चीजें थी आपने समझ लिया, लेकिन जांच अभी आज की क्लास में ही हो जाएगा आपका। अभी कुछ देर में ही आपका टेस्ट कर लेंगे हम कि अभी तक आपने सीखा या नहीं सीखा, अभी तक आपने सीखा या नहीं सीखा, अभी तुरंत टेस्ट कर लेंगे। तो यहां तक हो गया है कंप्लीट। जब 3-4 गुण एक साथ में आ जाते हैं, 3 से ज्यादा आ जाते हैं, तो बहुगुणी सारणी यही होता है, जिसको समझना थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि मान लो पूरे देश में जो लड़के लड़कियां हैं उसको बांट दिया, लड़के लड़कियां रहते होंगे कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कुछ शहरी क्षेत्र में, लड़के हैं लड़के जनाब रहते हैं कुछ ग्रामीण में कुछ शहरी में, ऐसे ही लड़कियां कुछ रहती है ग्रामीण क्षेत्र में कुछ रहती हैं शहरी क्षेत्र में। अब लड़के जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो हैं, लेकिन उसका विवाह हुआ है तो इधर डेटा रहेगा, नहीं विवाह हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो इधर डेटा होगा। अगर ये जो है वो लड़का है लेकिन रहता है शहरी क्षेत्र में, अगर शादी हो गई है तो इधर रहेगा, शादी नहीं हुई है इधर रहेगा। समझ गए। हाँ, तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे हैं तुम किधर रहेगा, अपने बारे में जवाब दे रहा है कोई कोई, तुम इधर रहोगे, यहाँ पर इधर जाना नहीं है अभी तुम्हें। तो यहाँ पर देखो लड़कियां हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, अगर विवाहित हैं तो इधर डेटा आएगा, अविवाहित हैं यहाँ पर डेटा आएगा। कुछ शहरी क्षेत्र में लड़कियां रहती हैं, है ना, उनका शादी विवाह हो गया तो इधर रहेंगी, शादी विवाह नहीं हुआ है तो इधर रहेंगी, इस तरीके से। सर डाउट चेक कर लीजिए, ठीक है, डाउट चेक कर लेते हैं तुम्हारा पहले, फिर तुम्हें चेक करेंगे फुल फॉर्म में। अगर गुण मान लो ज्यादा है तो गुण कंस्ट्रक्ट किया हुआ ना, 4 गुण दिखाए थे, इसलिए इस प्रकार से टेबल हमें बनाने पड़े। अभी वही प्रयास करेंगे, वही तुम्हें एक्टिव कॉल करवाएंगे हम। अभिषेक थोड़ा सा धैर्य रखो इसके ऊपर, अभी इसी के बाद ऊपर करेंगे बातचीत। सर जी व्युत्पन्न सारणी के एक बार टेबल समझा दो। देखो होता क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है, बहुत कम बच्चे ऐसे डाउट पूछते हैं भाई, अच्छा लगा जान करके। देखो डिराइव्ड जो टेबल होता है ना, उसमें क्या है, जब हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे तब बताएंगे, हालांकि यहाँ पर मैं तुम्हें रिलेट कर रहा हूँ,
थोड़ा सा रिलेट करने हैं तुम्हें। मान लो सिंपली वाला टेबल लेते हैं, तब जल्दी समझ में आएगा। मान लो कि हम तुम्हारे गांव गए, लो तुम्हारे गांव का सर्वेक्षण कर दिए हमने, और तुम्हारा गांव गए, तुमने घुमा दिया मुझे पूरा गांव, पूरा गांव घुमा दिए। तो हमने पूछा कि भैया बताओ 11वीं क्लास में कितना बच्चा है तुम्हारे गांव में, और 12वीं क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तुमने कहा कि देखिए सर, जो हम सीधा सीधा बात बताते हैं ना आपको, वो वाला समझिए। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा सर देखिए, कुछ क्लास 11वीं में तो हैं, लेकिन वो क्या हैं, वो लड़कियां हैं, और कुछ क्या हैं, लड़के हैं, मेल हैं। तो हमने पूछा कि चलो 11वीं क्लास में लड़कियां कितनी हैं, तो तुमने कहा सर लड़कियां तो 10 हैं। मैंने पूछा लड़के, सर लड़के तो 20 हैं, 20 लड़के हैं क्लास 11वीं में। मैंने कहा अच्छा, अब तुम बताओ कि 12वीं क्लास में भी ऐसा ही होगा। तुमने कहा हाँ सर ऐसा ही है, लेकिन वहां पर लड़के ना सर ज्यादा हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पूछा कि लड़कियां कितनी हैं, तुमने कहा सर लड़कियां जो है ना 15 है। मैंने कहा लड़के कितने हैं, तुमने कहा लड़के सर बहुत ज्यादा हैं, 40 के आसपास हैं। तो अब जो है तुम्हारा पूरा गांव का डेटा मैंने नोट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर एक बार बताओ, मतलब एक बार जवाब दो। मैं जानना ये चाहता हूं, मैं जिस गांव का ये डेटा भी लिया, उसमें से बताओ मुझे केवल और केवल, केवल और केवल क्लास 11वीं में टोटल कितने बच्चे हैं। जल्दी बताओ सभी कोई, सभी को बताओ। मैं तुम्ही से देखना कैसे जवाब निकाल लूंगा अभी। जल्दी बताओ सभी को एक बार। लेकिन आप लोगों ने जवाब दे दिया तो मानना पड़ेगा। मैंने सही सही जवाब दे दिया भैया, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जवाब दे दिया तो मानना पड़ेगा। तो टोटल आप लोगों ने निकाला कैसे, निकाला सर लड़कियां हैं 10, लड़के हैं 20, तो दोनों को जोड़ दिया, और आपने केवल क्लास 11th का कहा था, इसलिए 11th का ही केवल जोड़ा। ठीक है, इसीलिए केवल 11th का ही जोड़ा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है तुम्हारा। अब जो जो जवाब यहाँ पर मुझे सही से दे चुके हैं, उनसे मैं केवल जानना चाहूंगा क्लास 12th में कितने बच्चे हैं। क्लास 12th में कितने बच्चे हैं, तो आप किनको जोड़ोगे, 15 को और 40 को। सही बात है। तो यहां से तुम्हें पता चल चुका है कि हाँ, ये एक ऐसा टेबल है जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया, जिसका निर्माण किया मैंने तुम्हारे गांव का सर्वेक्षण करके। कर पाओगे ऐसा या नहीं। अगर तुम्हें मैं जवाब दे दूं, एक सवाल दे दूं, जवाब नहीं, एक सवाल दे दूं कि जाओ अपना गांव, अरे भैया अपने गांव में ही है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैंने कहा जाकर के सर्वेक्षण करो, तुम्हारे गांव में कितने क्लास 11th में हैं लड़कियां, कितने लड़के। इस प्रकार से टेबल बना सकते हो या नहीं। तुम्हारे गांव में 12th वाले कितने बच्चे हैं, लड़कियां लड़के। इस प्रकार से डिफरेंशिएट करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो या नहीं। कौन कर पाएगा जरूर बताना एक बार। सुमन, राजमन, रोहित, मानसी, खुशी, रौनक, गुनगुन, जल्दी से एक बार बताना। पीयूष, जल्दी से एक बार बताना, क्या ये टेबल बना पाओगे। अगर मैं कहूं तुम अपने गांव का सर्वेक्षण बताना। हाँ बता सकते हो, पायल ने मेंशन कर दिया है पहले ही। ठीक है, प्रगति, आरुषि, सोनम, रौनक, ऋषभ बना पाओगे या नहीं, पीयूष। ठीक है, ठीक है, सब लोग बना पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है। तो आप लोगों ने ये कंस्ट्रक्ट किया, इसको क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन मुझे अब ये बताइए चैट के अंदर में, मुझे अब ये बताइए कि यहां पर मैंने कौन कौन से गुण रखे हुए हैं। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन फिर भी जवाब दे दो। मैंने यहां पर कितने गुण रखे हैं पहले ये बताओ। मैंने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना था। कोई बच्चा पकड़ लिया होगा पक्का कि जवाब यहाँ पर हमारा जो निकल चुका है। अब जवाब सही दे देगा भाई, अगर मेरी बात को पकड़ लिया तो जवाब सही दे देगा। हाँ देखो, प्रगति ने जवाब दिया है सर क्लास और जेंडर के आधार पर ठीक है, क्लास और जेंडर यानी कि दो चीजें हैं। इसमें पहला गुण क्या आ गया, इसमें गुण आया पहला, गुण नंबर पहला क्या आया, क्लास।
लिखा हुआ है ना क्लास 11th या 12th का है, और दूसरा गुण इसमें क्या लिखा हुआ है, जेंडर यानी कि लिंग के बारे में लिखा हुआ है। प्रगति ने पकड़ लिया मेरी बात को। दो गुण है ना, तो ये इसको बोलेंगे द्विगुणी। द्विगुणी क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब सर बात आता है कंस्ट्रक्शन वाला टेबल का, तो कंस्ट्रक्ट तो कर दिए, लेकिन एक बच्चे का सवाल था सर डिराइव्ड टेबल क्या होता है। तो डिराइव्ड टेबल में क्या होता है, इसी टेबल से हम कोई नया टेबल डिराइव्ड कर लेंगे। सर इसी टेबल से, हाँ इसी में अटैच भी कर दिया जाता है कई बार, या फिर अलग से भी तैयार कर दिया जाता है। जैसे कि अलग से मैं करके दिखाता हूं, आप चाहो तो इसी में अटैच कर सकते हो, बाद में ज्वाइंट कर सकते हो। डेटा समझ लो। अब मैं बताता हूं ऐसे करके, अब मैं बताता हूं ऐसे करके। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं यहां पर ऐसे, और ये कर दिया मैंने ऐसे। अभी भी देखना, अब यहां पर क्या रहेगा, यहां पर भी रहेगा कक्षा 11वीं। क्या सर ये भी सेम टू सेम है, हाँ सेम टू सेम ही दिखने में लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डेटा अलग हो जाएगा। देखना यहाँ पर है फीमेल, यहाँ पर है मेल, यहाँ पर है फीमेल, यहाँ पर है मेल। हमने कर दिया, हाँ कर दिया सर। अब दिमाग लगाइए जरा, अब दिमाग लगाइए। हमने बिल्कुल सेम टू सेम टेबल रखा है, तो डिराइव टेबल कैसे बोलेंगे, बोलेंगे कब बोलेंगे, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, हमने टोटल यहां पर कितना किया था, मेल और फीमेल जोड़ करके। क्लास 11वीं के बच्चे कितने थे टोटल, 30। ठीक है सर, मैं समझ गया। टोटल बच्चों की संख्या है कितनी, 30। टोटल बच्चों की संख्या कितनी, 30। ठीक है, तो टोटल बच्चों की संख्या में मुझे बताओ, अगर टोटल 30 बच्चे हैं तो उनमें से केवल फीमेल कितने हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर टोटल 30 बच्चे हैं क्लास 11वीं के अंदर में, तो उसमें से फीमेल कितने हैं। 30 तो हमने लिख दिया, टोटल बच्चे 30 थे तो मैंने 30 लिख दिया, लेकिन उसमें से फीमेल कितने थे, महिलाएं कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, जो भी बोल दो। तो यहां पर लड़कियां हैं 10 केवल। तो मैं जानना चाहता हूं परसेंटेज के रूप में कि टोटल 30 में से कितने परसेंट जो वो क्लास 11th में लड़कियां हैं, परसेंटेज में जानना चाहता हूं। तो ऐसे ही निकाला जाता है, टोटल जितने बच्चे रहेंगे उस क्लास के अंदर में, उसमें से देख लिया हमने कि फीमेल कितने हैं, और इसको क्या करना है परसेंटेज में जानने के लिए 100 से गुना कर देना है। किससे गुना कर देना है, 100 से गुना कर देना है। अब मुझे बताओ जल्दी से एक बार करके कि यहां से अगर 0 हटा दिया, यहां से 0 हटा दिया, इसको गुना कर दिया, तो ऊपर में चला जाएगा, टोटल हो गया 100। और 100 को कितने से भाग देना है, 3 से भाग देना है। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 33.33 आते रहेगा। इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं, फीमेल के अंदर परसेंटेज में हम लिखेंगे, तो परसेंटेज में ये डेटा कैसे पुट किया जाएगा, ये डेटा कैसे पुट किया जाएगा, ये डेटा पुट किया जाएगा इस प्रकार से 33.3%। ये 25% वाला कौन है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी को। हम्म 25% गर्ल तुमने निकाला कैसे, ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ। शुभ, जल्दी बताओ। यहाँ तो सिंपल वाला मैथ यूज किया है मैंने, गलती हो गया ना था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। देखो, तो ये 33.3% जो है वही तो मैंने यहाँ पर डेटा नोट कर दिया। मतलब ये वाला डेटा दिख रहा था 10, लेकिन उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो देख रहा है 33.3% दिख रहा है, परसेंटेज में दिखा 33.3%। समझ आ गया, डिराइव्ड टेबल में यही चीजें लिखी जाती है, परसेंटेज में चीजें लिखी जाती है, रेशियो में चीजें लिखी जाती है, या फिर किसी और भी रूपों में बदल करके इसको लिखा जाता है। अब समझ में आ गया होगा। अब मैं इतना जानना चाहता हूं, थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि अब मुझे बता दो
कि अगर मुझे क्लास 11th में मेल के परसेंटेज निकालने हैं तो पता कर दोगे, बता दोगे? हाँ सर बता देंगे। कैसे? तो यहाँ पर मेल का परसेंटेज आने के लिए तो फीमेल का परसेंटेज था, मैं लिख देते हैं यहाँ पर समझने के लिए ऐसे कि फीमेल का परसेंटेज था, और कहाँ की बात कर रहे थे, ये क्लास 11th की बात थी, तो इसलिए शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया थ्योरी में। हालांकि आपके समझने के लिए है, लेकिन आप चाहो तो अपने नोट्स में भी रख पाओगे, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आइडिया और देते हैं आपको हम, अगर हमको चाहिए मेल तो भैया मेल का परसेंटेज यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्लास 11th का है, और क्लास 11th में से हम किसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं कि मेल परसेंटेज हम पता करना चाह रहे हैं। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो टोटल बच्चे कितने थे, 30, तो लिखो 30 नीचे में, और उसमें से केवल मेल कितने हैं, मेल का परसेंटेज आना है तो मेल वाला अमाउंट लिखना, 20 है तो 20 ऊपर लिख दीजिए। और चूंकि परसेंटेज में जानना है तो इसको कितने से गुना कर दोगे, इसको 100 से गुना कर देना है। तो यहां पर आप बता सकते हो कि सर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से गुना हो जाएगा ऊपर में, तो ऊपर चला गया आपका मल्टीपल होकर के 200 हो गया, और 200 को कितने से भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो यहां पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा मेल का परसेंटेज। किसका आएगा? मेल का परसेंटेज आएगा। यहां पर कितना आएगा, एक बार जल्दी से चैट में सभी को बताओ। 66.6 आएगा सर। एक बच्चा कह रहा है सर 66.6 आएगा, बाकी बच्चे बताओ, मैं डाउट भी चेक कर लूंगा आपका कान्हा। एक बार आप लोग चैट में बताओ, यहां पर परसेंटेज आपका पता चल गया ना, 66 दशमलव कितना आएगा, 6 आएगा। 66 दशमलव कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमने यहां पर सीख लिया बहुत आराम से, इत्मीनान से, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम लाख डाउट पूछो, हम आपके लाख डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या ये क्या होता है, क्या है? मुझे पूछो, बताओ। देखा एक बार अच्छे से सैम्पलिंग हम में जो में हो गया, कितने शिक्षित में दिखाएंगे आपको लास्ट में, या फिर देख लेना जब नोट सबमिट होगा तब, चैप्टर के नाम कहाँ लिखे रहते हैं सब कुछ दिख जाएगा आपको, अन्यथा फिर अगली क्लास का वेट करना। जटिल सारणी बता दीजिए सर। जटिल सारणी में यही होता है, जैसे उसमें बहुत सारे गुण एक साथ में प्रकट हो जाते हैं, बहुत सारे गुण, जैसे कि मान लो देश की जनसंख्या में से पहले महिला पुरुष कर दिए, और केवल अभी जो कर रहे थे हम लोग यहाँ पर देखो क्लास 11वीं में से भी कर दिए फीमेल अलग मेल अलग। अब इसमें से भी कर दें अगर हम कि कौन रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, कौन रहता है शहरी क्षेत्र में, तो यही बन गया कॉम्प्लेक्स टेबल। यही क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स टेबल बन गया, क्योंकि यहाँ पर एक गुण यहाँ पर है, दूसरा गुण यहाँ पर है मेल फीमेल जो किए थे लिंग के आधार पर, फिर क्षेत्र के आधार पर शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कर देंगे। तो जब एक साथ में बहुत सारे गुणों को दर्शाया जाता है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स टेबल बन जाता है, जटिल सारणी बन जाती है, जटिल सारणी बन जाती है। क्लियर हो गया? यहीं से क्लियर हो गया आपका? सानिया बता देना स्पष्ट हुआ या नहीं? जटिल सारणी जैसे तुम्हारे घर पर मान लो 10 लोग हैं, तो पहले मेल फीमेल के आधार पर अलग अलग कर दिए, उसमें से भी मेल में केवल अकेले देखो, केवल अब मेल में कितने जो है बच्चे हैं और कितने वयस्क हैं, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर, और फीमेल में से भी देखो कितने बच्चे हैं और कितने वयस्क हैं। हो गया, एज के आधार पर अब कर दिया आपने। उसके बाद भी कैटेगरी कर सकते हैं कि कितने शिक्षित कितने अशिक्षित। तो ये जो कंस्ट्रक्शन चलते रहा है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। मैं एमपी से हूं सर, CBSE होता है, सी लिखा आपने, कोई बात नहीं, पढ़ रहा हूं और स्कूल नहीं जाता, आपकी यहाँ पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं, देखो होता क्या है, क्लास 11th के अंदर आप अभी जो पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 12th में आपका इंडियन इकोनॉमी है, और इस बैच के अंदर उदय बैच में आपको इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ाया जाएगा। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के बाद, जो कि स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है, और CBSE के बच्चों के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो है 12th में। CBSE के बच्चों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है 12th में, और स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 11th में। और हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिक्स और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्टैटिस्टिक्स CBSE के बच्चों के लिए भी 11th में है, और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी 11th में है। समझ गए होगे? बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दिया।
ट्वेल्थ में है सीबीएसई के बच्चों का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन ट्वेल्थ में स्टेट बोर्ड के बच्चों का है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक एक पेपर आप लोगों का अलग अलग होता है 11th 12th में, अलग अलग एक एक पेपर सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चों का। बाकी एक एक पेपर सेम टू सेम रहता है 11th में भी 12th में भी। अब कोई बच्चा जो है वो कह रहा था डाउट के अंदर ही कि सर सीयूईटी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। ना 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 ना, गलत फहमी में हो। सीयूईटी यानी कि एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या किया है, सीयूईटी का सिलेबस अपडेट किया है 2024 में, और उसमें स्पष्ट बोल दिया है कि अब इंडियन इकोनॉमी का सवाल नहीं पूछेंगे। समझ गए? अब पूछा जाएगा माइक्रो और मैक्रो से सवाल। हो गया स्पष्ट? ठीक है, अब क्लियर है बहुत अच्छे से। कान्हा बता देना, मिड मोड मीडियन हो गया क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे करवाएंगे आपको, अभी काफी टाइम है इसके लिए। मेन चैप्टर यही है आपका, बहुत मेन चैप्टर यही है आपका, मीन मीडियन मोड वाला पढ़ाएंगे आगे। वो पढ़ाएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, चैप्टर का नाम होगा, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले खत्म हो गया इसलिए डाउट देख रहा हूं। चैप्टर 2 में कितने वीडियोज हैं अभी डिसाइडेड नहीं है। अगर चैप्टर 2 जो पहले हो चुका है उसका बात कर रहे हो, हाँ जाकर के देख लेना आराम से, ठीक है। दो लेक्चर अभी हुए हैं सारी चैप्टर के, छोटे छोटे चैप्टर जो हैं उसके कम कम लेक्चर हम लोग करेंगे और कवर कर लेते हैं कम कम लेक्चर में ही। लेकिन जो बड़े चैप्टर होंगे उसमें ज्यादा लेक्चर लगाएंगे, ठीक है। तो काउंटर नहीं करते इन चीजों को, हम लोग पढ़ते जाते हैं, पढ़ाई से मतलब है। एमपी से हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। सर जी व्युत्पन्न सारणी को मैंने बता दिया, ठीक है। ये क्या लिख रहे हो? चैट में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि पायल और शकीब बहुत बातें करते हैं सर, कल भी कर रहे थे लोग दोनों। ओके, डिस्कशन कम करो क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है पढ़ाई के लिए, ये आपके लिए फिर गलत हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि चैट ना करो, क्योंकि अगर ब्लॉक हो गए तो कारण तुम ही रहोगे। ब्लॉक होने के चांसेस कम रखो, कोशिश करो कि आपस में चैट ना करें। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ ना जो एनसीईआरटी में है, और आपको सीबीएसई भी वही फॉलो करता है। तो मेरा नाम भी याद कर लीजिए, शुभ, आपके नाम याद है मुझे। मेरा पीछे का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो कवर करो पीछे का। ज़्यादा चैप्टर अभी हुआ नहीं है तो आसानी से कवर आप कर सकते हो, अभी आपके पास पूरी पूरी जो है वो टाइम है, एनर्जी है, लगा दो सब। ठीक है, अरे याद है भाई, बुलबुल का नाम कैसे नहीं याद। चलिए तो आगे बढ़े फिलहाल हम लोग। अब एक छोटा सा पॉइंट कवर करते हैं आपके लिए हम, जो कि यहां पर देखना है सर अच्छी सारणी का गुण क्या होगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट के अंदर में हमने दे दिया है, टू दी पॉइंट मैं चीजों को एक्सप्लेन भी कर देता हूं। जैसे कि एक अच्छी सारणी का गुण क्या होता है, इसका सवाल रहता ही रहता है एग्जाम में, तो मैं यहां पर 5 स्टार मेंशन भी कर दे रहा हूं आपके लिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नोट्स बहुत अच्छा तैयार कर दिया इसका। तो एक अच्छी सारणी का जो गुण है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड। सीधा सीधा आप नहीं कह सकते कि ये गुण होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा किन किन चीजों पर। एक अच्छी सारणी का निर्माण वास्तव में निर्माणकर्ता को एक साथ में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा। मैं यहां पर हटाता हूं कुछ कुछ चीजें, रुको, इसको हटाऊंगा इस प्रकार से, और यहां पर लिखूंगा निर्माणकर्ता। निर्माणकर्ता एक साथ में आ जाता है तो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये गलत है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी गलत होगा। तो अब लगाते हैं 5 स्टार। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आ सकता है। अब देखिए यहां पर ध्यान से आप लोग, क्या कह रहा है कि निर्माणकर्ता की सामान्य बुद्धि, सारणी के उद्देश्य, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि कैसा सारणी अच्छा सारणी होता है। तो अच्छी सारणी की कोई सही परिभाषा नहीं है। अच्छी सारणी की बात यह होती है, वो डिपेंड किस पर करता है
कि हमारा दिमाग बुद्धि विवेक कैसा काम कर रहा है टेबल बनाने के लिए करके, और हम किस मकसद किस उद्देश्य के साथ बना रहे हैं। इस संबंध में कोई निश्चित नियम कानून नहीं दिया गया है कि ऐसा टेबल होगा ऐसा टेबल होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जरूरत के हिसाब से टेबल बनाएंगे। तो कोई इसका सटीक डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि अच्छी सारणी क्या होगा, बट फिर भी इसकी जो है अच्छी सारणी बनाने की कुछ खास सुझाव आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको भी यही लिखना है, यही बातें आपको भी लिखना है कि इसका कोई निश्चित नियम कानून नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर खास कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, यहां पर सबसे पहले बहुत अच्छे से आपको देना पड़ेगा हेडिंग, मतलब कि शीर्षक। टेबल में शीर्षक जरूर होना चाहिए। टेबल में क्या होना चाहिए, शीर्षक जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि सारणी का शीर्षक की जांच के उद्देश्य के अनुसार अनुकूल होना चाहिए कि आप किसके हिसाब से टेबल बना रहे हो। जैसे मैंने तुम्हारे गांव का टेबल लिया, तो हमने यहां पर मान लो इस प्रकार का एक टेबल बना दिया, और इस टेबल में हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं विद्यार्थियों के बारे में, जैसे कि क्लास 11 क्लास 12 दिखाए थे ना, बिल्कुल वही बातें। तो अगर मान लो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं टेबल, तो उत्तर में लिख देना पड़ेगा एक गांव में, तुम्हारे गांव का नाम लिख दिए। जैसे कि मान लो तुम्हारे गांव का नाम है ABC गांव में, ठीक है, गांव में विद्यार्थियों की संख्या, ये टेबल उसी से संबंधित था। तो मान लो इस प्रकार से लिख दिया विद्यार्थियों की संख्या, ये वाला बात तो समझ में आ गया होगा, विद्यार्थियों की संख्या। तो देखा हमने क्या किया, यहाँ पर टेबल के आधार पर हमने क्या किया, उसका हेडिंग रख दिया, टेबल का नाम रख दिया, इस प्रकार से हेडिंग रख दिया, ठीक है ना, समझ आ गया। तो यहां पर सबसे ऊपर में ही इसको दे दिया जाना चाहिए, शीर्षक को सारणी के सबसे ऊपर तथा बीच में दिया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पर बीचों बीच में इसको रख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। दूसरा बात क्या है, टेबल में हमेशा तुलना होना चाहिए, एक दूसरे से कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे कि इसमें भी तुलना हो रहा है कि यहाँ पर हमने लिख दिया है ना क्लास 11वीं, और यहाँ पर रख दिया क्लास 12वीं, और इसमें से भी हम क्या कर रहे थे, इसमें से भी हमने अलग अलग टेबल इस प्रकार से बनाया था कि एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां, फिर इसमें भी एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां, ऐसा किया था ना हमने। तो यहाँ पे भी ऐसा करके बता सकते हैं, और ऊपर में हेडिंग दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। पहला जो है वो दिमाग पर बैठा लीजिए, सारणी होना चाहिए टेबल में। दूसरा क्या होना चाहिए, सारणी बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन संख्याओं की तुलना की जानी हो उन्हें एक दूसरे के सामने वाले कॉलम में या फिर पंक्ति में लिखा करें। जैसे कि मैंने शुरुआत में यहां पर आपको दिखाया था, सामने सामने मैंने कैसे रखा है, देखो हमने एक इधर देखो बार बार लेफ्ट साइड में क्या रख दे थे, लेफ्ट साइड में देखो क्लास 11वीं के अंदर क्या था, फीमेल, 12वीं के अंदर भी लेफ्ट साइड में क्या रखा है, फीमेल। ये वाली बात समझ में आया, ऐसा क्यों किया, ताकि हम आसानी से तुलना कर सकेंगे कि लेफ्ट वाले में क्या रखे हैं, फीमेल, इधर भी इसमें क्लास 12वीं में भी लेफ्ट में क्या रखे हैं, फीमेल, और राइट साइड में क्या रखे हैं, मेल को, इसमें भी राइट साइड क्या रखे हैं, मेल को। ध्यान दिया होगा इस चीज पर, इसमें भी वही किया था, देखो फीमेल एक साइड में किया था लेफ्ट में, इसके अंदर क्लास 11 के अंदर, क्लास 12 के अंदर भी लेफ्ट साइड में किया फीमेल, मेल किधर किया हुआ है, क्लास 12वीं में राइट साइड, और क्लास 11वीं में भी राइट साइड। इस पर ध्यान दिया कभी नहीं, लेकिन ये जरूरी था समझ आ गया। अब कैसे जरूरी था, क्योंकि हमें तुलना करना होता है, टेबल के अंदर क्या करना होता है, तुलना करना होता है, कंपैरिजन करना होता है चीजों को। चलिए एक पॉइंट यहां से हो गया क्लियर। और अब महत्व को पहचान लेना चाहिए। जैसे कि सारणी के कई सारे तत्व जो है विशेष महत्व देने वाले होते हैं, जैसे कि उन तथ्यों को सबसे ऊपर वाले पंक्ति में या फिर मोटे अक्षरों से उसको लिख दिया चाहिए। हमेशा विशेष तथ्य को, फैक्ट को कॉलम लिखोगे या फिर पंक्ति में मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये बात हमने आपको पहले ही रिपीट कर दिया। तो मोटे अक्षरों में क्यों लिखेंगे, कुछ चीजों की ज्यादा वैल्यू रहती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मोटे अक्षरों में कैसे लिखा था, देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। हमने यहाँ पर जैसे मेन बातें लिखा था मोटे मोटे अक्षरों, क्लास 11वीं क्लास 12वीं, क्लास 11वीं क्लास 12वीं। लेकिन जब डेटा देखने की बात आई तो डेटा देखो पतले पेन से कर दिया मैंने। इस पर ध्यान दिया कभी नहीं सर, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो अभी ध्यान दे लो। तो जो मेन बातें रहती है उसको टेबल में मोटे मोटे अक्षरों से लिखा जाता है। चलिए ये भी समझ में आ गया आपको। अब देते हैं आपको एक जबरदस्त वाली बात कि आकार कैसा होगा, कितने बड़ा टेबल बनाओगे, आइडियल साइज क्या होगा। तो मोटा मोटा एक रफ बना लेना चाहिए। इसके ऊपर सीधा सीधा सुझाव है कि जब भी आप कोई टेबल बना रहे हो, आपको अंदाजा नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रफ बना लीजिए, जिसको हम बोलते हैं रफ ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्ट मतलब होता है एक मोटा मोटी हिसाब किताब लगा लेना कि टेबल कितने साइज में बनना है, नहीं बनना है, इसका पूरा रफ आइडिया लगा लेना। तो सारणी का एक आदर्श आकार होना बहुत जरूरी है।
सारणी का आदर्श आकार तय करने से पहले हमें रफ आइडिया लगा लेना चाहिए। इसके द्वारा ये तय किया जा सकेगा कि कितना पंक्ति बनेगा, यानी कि कितना हमारा जो है रो बनेगा, कितना रो बनेगा, एंड कितने इसमें जो है टेबल बनेंगे, मतलब कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम, ठीक है, कॉलम कितने बनेंगे। तो इसका मतलब रो एंड कॉलम की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रो की बात हो रही है एंड कॉलम की बात हो रही है। रो कैसे बनता है? रो बनता है यहाँ पर देखो इस प्रकार का चीज है, रो यानी कि एक्स एक्सिस में आता है रो, और सीधी सीधी लाइन खींचते हैं तो कॉलम। समझ आ गया? समझ आ गया? तो यहाँ पर दिखा देते हैं आपको रो, और ये क्या है? कॉलम। अब इसको ध्यान रखिए इस प्रकार से। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट और क्या खासियत है? शीर्षक पंक्ति। अब ये देखो, यदि पंक्ति बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत सारी बातों को एक्सप्रेस किया जा रहा है ना, तो बहुत लंबी पंक्ति है तो सारणी बाईं से दाईं की ओर जो वो अनुशीर्षक भी देना चाहिए, यानी कि सब टाइटल वगैरह भी देना चाहिए, जिसको सब एंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर देखोगे, अच्छा इनमें से अगर कोई भी वर्ड को लेकर के कंफ्यूजन होगा तो पिछले क्लास के अंदर में मैंने एक बात जो टेबल पिक्चर हमेशा दिया था आपको, जहां पर हेडिंग दिखाया था, जहां पर आपको जो पंक्ति शीर्षक दिखाया था, उस पर एक बार नजर डाल देना, वो सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे आपके। जिनके डेटा उपलब्ध नहीं है, मान लो कि हमें क्लास 12th में लड़कियों के बारे में नहीं पता कि क्लास 12th में आपके गांव में कितनी लड़कियां हैं, वो डेटा हमको नहीं पता, बट लड़कों के बारे में पता है, तो हम वहां पर क्या प्रयोग कर देते हैं? एनए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। एनए का मतलब क्या होता है? नॉट क्या अवेलेबल, यानी कि आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। समझ आ गया? या फिर डैश छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के शब्द का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए जहां के डेटा आपको नहीं मालूम है। ठीक है, सारणी में शून्य का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब वहां का डेटा आपको नहीं पता है। ठीक है, या फिर उसके जगह पर आप एनए लिख दीजिए, नॉट अवेलेबल, या फिर डैश केवल छोड़ दीजिए। ठीक है, समझ गया? नेक्स्ट देखोगे, अगर मान लो कि हेडिंग की बात करें, हेडिंग बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से शुरुआत में बताया था, बीचों बीच में लिखना चाहिए इसको। तो इसको एक बात ध्यान देना कि हमेशा अगर संभव हो तो कोशिश करना चाहिए कि एक वचन में लिखें। जैसे कि मैंने लिखा था तुम्हारे गांव में विद्यार्थियों की संख्या, है ना, विद्यार्थियों की संख्या, तो वहां पर हम चाहे तो केवल ऐसे लिख सकते हैं सिंगल सेंस में, मतलब सिंगुलर सेंस में, कि ABC गांव में विद्यार्थी की संख्या, है ना, विद्यार्थियों की संख्या, कैसा लिखा जाना चाहिए? तो कह रहा है कि अगर शीर्षक में संभव हो तो, जरूरी नहीं है कि हमेशा, बट संभव हो तो सिंगुलर सेंस में लिखना चाहिए। संभव हो तो, हमेशा नहीं। जैसे कि वस्तुओं के कॉलम में अगर जो है वो आप वस्तु लिखते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल इसका दे सकते हैं हम तुरंत आपको। एक मान लो कि इस प्रकार का टेबल है और हमने एक तरफ लिख दिया है यहाँ पर मान लो वस्तुओं के नाम। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं मान लो दाल, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने चावल, कुछ भी वस्तु के नाम लिख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से गेहूं, तो इसको बहुवचन में नहीं बोल सकते, ये सब सिंगुलर सेंस में ही होते हैं। तो अगर ऊपर में कुछ लिख रहे हो तो ऐसे वस्तुओं के नाम मत लिखो, सीधा लिखो वस्तु का क्या, वस्तु का नाम। यहाँ पर आप वस्तुओं के नाम मत लिखिए, क्या लिखिए? वस्तु के नाम, वस्तुओं नहीं, वस्तु के नाम, क्योंकि ये वस्तु अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो यहां पर वस्तुओं के नाम नहीं, वस्तु का नाम, इतना काफी आपके लिए। चलिए आ गया ये संक्षिप्त शब्द, एब्रिविएशन। अगर मान लो कि कहीं डॉट का प्रयोग किया या फिर कहीं जो ETC का प्रयोग किया, ये सब नहीं किया जाना चाहिए। ये अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे भारत का मौद्रिक नीति है तो मौनी लिख देता है कोई कोई, ये गलत बात है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा जा रहा है। मौद्रिक नीति में केवल मौनी कर देने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, तो ये सब प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं यूज किया जाना चाहिए, है ना, कोशिश किया जाना चाहिए कि एब्रिविएशन से बचा जाए, है ना, संक्षिप्त शब्दों से बचा जाए। टिप्पणी, कमेंट जो है तभी जरूरी होता है जब मान लो कि स्पेशल कोई बात लिखने की आवश्यकता हो। जैसे मान लो कि हमें किसी एक वर्ष का डेटा नहीं पता है और वो वर्ष हम मेंशन कर चुके हैं टेबल में, तो वहां के बारे में आप स्टार मार्क लगा दो बीच में, जहां का डेटा नहीं पता है, और उसके बारे में लिख भी दो। या फिर कम बहुत ज्यादा डेटा दिख रहा है, या फिर बहुत नेगेटिव में दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव में दिख रहा है, तो वैसे में आपको डिनोट करने की स्पेशल जरूरत पड़ जाती है तब। जैसे होता है ना कि हम साधारण बच्चों के बारे में लिख रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि विकलांग हैं, तो उनके बारे में आप स्टार मार्क करके डेटा दे सकते हो। ऐसा ही
कुछ चीजें। तो सारणी में आवश्यकता हो तभी टिप्पणी दिया जाना चाहिए, हमेशा नहीं। परंतु टिप्पणी को सारणी में आंकड़ों से संबंधित करने के लिए आंकड़ों के स्थान पर स्टार मार्क लगा देना चाहिए, ताकि पता चले कि टिप्पणी जो आपने नीचे दिया है, जो नीचे कमेंट किया है, वो किसके लिए किया है, किस आंकड़े से रिलेटेड था, उस डेटा के सामने आप स्टार लगा देते हैं। आप लोग भी देखते हो कि फॉर्म वगैरह फिल करते समय रेड स्टार लगा देता है, ग्रीन स्टार लगा देता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो कंपलसरी है ना, और उसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी लिखा होगा कि क्या वो बता रहा है। आगे देखिए, अब यहां पर दो बातें और करेंगे आपके लिए। यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा के अंदर में। मान लो कि डेटा आपको लिखना है 3 करोड़, तो क्या ऐसे ऐसे लिखते जाओगे 0000 करके? अरे नहीं, सिर्फ 3 लिखो, ऊपर में ही कर देना यहाँ पर करोड़ में, है ना, लिख दिया करोड़ में, है ना, हो गया। जैसे खर्चा कोई दिखा रहा है तो व्यय करोड़ में, हो गया। कितना आसान था। तो ये चीजें करना चाहिए, है ना। 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, जितना दिखाना है, 5 करोड़, 10 करोड़ दिखा सकते हो। मतलब ऊपर में ही लिख दिया करोड़ में, और ये सब करोड़ माना जाएगा। फिर 0000 बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, योग तो आपने देख लिया पहले भी, टेबल के लास्ट में जोड़ना पड़ता है कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितनी स्त्री, कितने पुरुष, ये सब करना पड़ता है। तो योग का तो होना जरूरी है टेबल के अंदर, ये भी अच्छी सारणी में होना चाहिए। दो बातें और है तुम्हारे लिए। प्रतिशत में अगर जरूरत है तो विश्लेषण करके परसेंटेज में या फिर रेशियो में आप बता सकते हो, जैसे मैंने डिराइव्ड टेबल किया था, सेम वही काम कर सकते हो आप भी। तो ये होना चाहिए, ठीक है। और दो बातें यहां पर मैं कर रहा हूं स्पष्ट बिल्कुल, कि अगर कोशिश हो आपकी, मान लो पूरा पूरा डेटा नहीं कैलकुलेट कर रहे, कोई पॉइंट 10 मान लो में आ जा रहा है, तो कोई पॉइंट 10 मान लो में आ जा रहा है, बार बार आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें जो आप छोटी सूचना लिख सकते हैं, किसी एक अंक तक लिख दीजिए, 2 अंक तक लीजिए 10 मान लो के बाद, उसके बाद आगे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जितना निकट का वैल्यू लिख सकें वो कीजिए। तो सारणी में अंकों को सन्निकट किया जाना चाहिए, है ना। तो वह अंक किस अंक तक किया जाना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आप उसका कितना सही सही वैल्यू पाना चाहते हैं। मान लीजिए बहुत हमको एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो भैया बहुत 3 अंक तक देखना पड़ेगा 10 मान लो के बाद। अगर बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए, 10 मान लो के बाद 1 अंक तक काफी है, ठीक है, ऐसे वाली बात। और सबसे आखिरी में कह रहे हैं कि कहां से आपने डेटा को चुराया। सोर्स ऑफ डेटा बोला जाता है इसको। तो सारणी के इसको नीचे लिखा जाना चाहिए, सबसे नीचे, सबसे नीचे, जिससे कि पता चले कि अगर आपने गवर्नमेंट का डेटा से, गवर्नमेंट के वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट से गवर्नमेंट का डेटा उठाया है, तो उस सोर्स के बारे में लिखिए कि हाँ, इस मिनिस्ट्री के वेबसाइट से हमने ये डेटा को लिया था, और ये डेटा इस डेट को पब्लिश हुआ था, या फिर इस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, या फिर इस वेबसाइट से हमने लिया है। ये सोर्स जरूर लिखना चाहिए, इसको हम बोलते हैं डेटा को चोरी करना। चलिए, तो ये पूरा पूरा हो चुका है समाप्त, और जिनके डाउट होंगे एक बार पूछ लेना भाई आप लोग, ठीक है। अगर फिर भी कोई बातें रह जाती है तो आप लोगों को मैं मेंशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्तंभों के आकार ये सब तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम साइज को लेकर के, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे दोबारा से। स्तंभों की व्यवस्था कहां पर कैसे करनी है, इसकी भी चर्चा मैंने कर दिया था, रो एंड कॉलम के रूप में, ठीक है। और सरल मितव्ययी होना चाहिए, मतलब कोशिश किया जाना चाहिए कि बहुत आसान टेबल बनाए, बहुत डिफिकल्ट बनाएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्यों फिर उसको जो है लोग फॉलो करेंगे, या फिर क्यों उस डेटा को फिर यूज करने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो स्टैटिस्टिक्स खुद ही कहता है कि डेटा को बिल्कुल सिंपल तरीके से टेबल के अंदर में एक्सप्रेस कर दो, जिससे कि हर इंसान को समझ में आ जाए। तो आज का ये पूरा पूरा क्लास यहीं तक रहेगा, और जैसे कि मैंने हर एक चीजें बारीकी से डिटेल में बात किया है, आपको हम एमसीक्यूज भी वगैरह अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक है ना। अगर किन्हीं के इससे रिलेटेड डाउट होंगे तो हम देखेंगे।